हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट इंपॉर्टेंट लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत की विशेषताएं लिखिए। यानी कि भारतीय संगीत की क्या क्या विशेषताएं हैं वो आपको बताना है। तो भारतीय संगीत की प्रमुख विशेषताएं हैं जैसे कि मौलिकता, यह राग और ताल पर आधारित होता है। जो भारतीय संगीत है ये किस पर आधारित होता है? तो राग और ताल पर आधारित होता है। इसमें एकल गायन होता है। भारतीय संगीत में एकल प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाती है। स्वर प्रधानता यानी कि स्वर को राग की आत्मा माना जाता है भारतीय संगीत में। और क्या है? तो अध्यात्म या आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का काम करता है संगीत। और पांचवा है हमारा लयबद्धता। ये ताल का महत्व इसमें बहुत ही अधिक होता है। संगीत में ताल का जो महत्व है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसको आप लोग, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाए तो आप लोग को इस तरह से पांच पॉइंट में लिखना है। और यही क्वेश्चन आपसे लघु उत्तरीय में पूछा जाए तो केवल आपको 2 पॉइंट ही लिखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपसे दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है और लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, लघु उत्तरीय में केवल 2 पॉइंट लिखना है और दीर्घ उत्तरीय में 5 पॉइंट लिखना है। और क्वेश्चन सिंपल सा है कि भारतीय संगीत की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खूबी है। तो पहला विशेषता है मौलिकता, दूसरा एकल गायन, तीसरा है स्वर प्रधानता, चौथा है अध्यात्म और पांचवा है लयबद्धता। लयबद्धता में क्या होता है? तो ताल का महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस बहुत अधिक होता है। और अध्यात्म में क्या होता है? तो अध्यात्म तो पता ही है कि आत्मा और परमात्मा के जोड़ने का काम करता है कौन? तो संगीत करता है। स्वर प्रधानता, स्वर्ग को, स्वर जो होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं संगीत में, इसको राग का आत्मा कहा जाता है। और एकल गायन, तो भारतीय संगीत में एकल प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाती है। और इसका है हमारा मौलिकता। उसके बाद मौलिकता में क्या होता है? तो ये राग और ताल पर आधारित होता है संगीत। तो सिंपल सा है ये 5 पॉइंट, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। कोई भी आप लोग अगर लघु उत्तरीय पूछा जाए तो इसमें से कोई भी आप चुन करके जो भी अच्छे से याद हो जाए 2 पॉइंट ही आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है दीर्घ उत्तरीय में 5 पॉइंट ही लिखना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग की परिभाषा दीजिए। यानी कि राग जो है ये क्या होता है? तो राग एक विशेष स्वर समूह है जिसके आरोह और अवरोह के नियम का पालन करते हुए गायन वादन किया जाता है। यह मन के में एक विशेष भाव उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए राग यमन, राग भूपाली, कई प्रकार के राग होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो राग आखिरकार होता क्या है? तो राग के गाने का ना एक विशिष्ट नियम होता है, विशिष्ट नियम होता है। कैसा नियम होता है? तो हर एक राग को आप हर समय नहीं गा सकते। जैसे कि ये राग यमन है, इसके गाने का समय रात्रि का है, लेकिन आप इसे सुबह में नहीं गा सकते। यानी कि हर एक राग के गाने का कुछ ना कुछ समय होता है, समझ गए। और जैसे भूपाली है, इसके भी गाने का कुछ समय होता है। राग भीम पलासी के गाने का समय होता है। तो वही क्वेश्चन का आपको आंसर में लिखना है कि राग जो है एक विशिष्ट स्वर समूह है या फिर विशेष स्वर समूह है जिसके कि आरोह और अवरोह में नियमों का पालन करते हुए गायन वादन किया जाता है। नियम के पालन करते हुए राग में क्या क्या किया जाता है? तो गायन वादन यानी कि गाने का काम या बजाने का काम किया जाता है, समझ गए ना। और राग जो होता है ना, हर एक राग, ऐसा नहीं कि एक राग, जैसे कि राग यमन हुआ, राग भूपाली हुआ, राग केदार हुआ, राग जयजवंती हुआ, राग दुर्गा हुआ, तो हर एक राग जो है ना मन में अलग अलग भाव उत्पन्न करते हैं। ये बस याद रखिएगा, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत में ताल का क्या महत्व है? तो ताल संगीत का एक अनिवार्य अंग है। यह लय और गति को नियंत्रित करता है। ताल के बिना संगीत जो है यह अधूरा होता है। और भारतीय संगीत में प्रमुख ताल है त्रिताल, झप ताल, एक ताल आदि। यानी कि और भी ताल है, लेकिन आपको 2-3 एग्जांपल के लिए बस बता देना है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि भारतीय संगीत में ताल जो होता है इसका क्या महत्व होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो ताल जो है ये संगीत का एक अनिवार्य अंग है और यह लय और गति को ही नियंत्रित करता है। किस चीज को ताल नियंत्रित करता है? तो लय को और गति को नियंत्रित करता है ताल। और ताल के बिना तो संगीत पता ही है कि अधूरा होता है। और जैसे कि आपको कुछ ताल के नाम लिख देना है, कोई भी ताल लिख दीजिएगा, 1-2, झप ताल, त्रिताल, कोई भी लिख सकते हैं, समझ गए ना। और एक और चीज याद रखिएगा, झप ताल में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। और एक ताल में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाद्य संगीत के प्रकारों का वर्णन कीजिए। वाद्य संगीत के कितने प्रकार होते हैं? तो वाद्य संगीत के 3 प्रकार होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो तंतुवाद, सुशीलवाद, अवनद्धवाद। वाद्य संगीत के प्रकार होते हैं 3, जिसमें कि तंतुवाद के अंतर्गत सितार आता है, सरोद आता है, सुशील जिसको कि मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। तंतुवाद के अंतर्गत वैसे वाद आते हैं जिसमें कि सितार जैसे कि हो गया, सरोद हो गया, और सुशील मतलब जैसे कि बांसुरी, शहनाई, जिसमें कि जो भी वाद्य यंत्र जिसको कि हम फूंक करके बजाते हैं वो वाद्य यंत्र आते हैं सुशील वाद्य यंत्र के अंतर्गत। अवनद्ध वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है तबला, मृदंग, ये सब आते हैं अवनद्ध वाद्य यंत्र के अंतर्गत। तो वाद्य संगीत के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो वाद्य संगीत के 3 प्रकार हैं, जो कि है तंतु, सुशील और अवनद्ध। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग यमन की विशेषताएं लिखिए। अब राग यमन की विशेषताएं क्या क्या हैं
तो राग यमन की विशेषताएं, पहला तो आपको इसमें सिंपल सा लिखना पड़ेगा आपको, ठाठ, जाति, स्वर, ये सब आप लिख सकते हैं। चाहे तो अगर 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें आरोह अवरोह भी लिख दीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में भी पूछा जाएगा, लघुत्तरीय में भी, तो उसमें आपको 3 से 4 पॉइंट ही बस लिखना है। तो पहला तो राग यमन का विशेषता लिख देना है कि इसका ठाठ कल्याण होता है और इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण होती है। इसका जो स्वर होता है वो सभी स्वर शुद्ध होता है, और म और नी जो इसका होता है वो तीव्र लगता है। इसका जो वाद्य स्वर होता है राग यमन का वो ग और नी होता है, और इसका समय जो है राग यमन के गाने और बजाने का वो रात्रि का पहला पहर है, यानी कि प्रथम पहर है। तो ये हो गई आपकी राग यमन की विशेषताएं, इस तरह से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर जिसके अंतर्गत सारे ग म प ध नि आते हैं, और विकृत स्वर जिसके अंतर्गत कोमल और तीव्र स्वर रे ग म ध नि आते हैं। इसको आपको याद अच्छे से रखना है। इस स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आप लोग म्यूजिक के इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए तो किस तरह से आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं पहले से इस पीडीएफ को ले चुके हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले लिए वे लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा, 7वें क्वेश्चन से। जो लोग बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से आप लोगों को इस पीडीएफ को लेना है। इसमें मिलेगा आपको म्यूजिक के इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, म्यूजिक के इंपॉर्टेंट गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कि लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों टाइप के प्रश्न रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको मिलेगा म्यूजिक में यानी कि संगीत में पिछले 11 साल में 2013 से 24 के बीच में पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आंसर के साथ एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। और अगर आप इतना कर लेते हैं ना, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पीवाईक्यू, तो इसके अलावा आपको और कुछ करने की और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको कर लेंगे तो इसी से आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आएगा ना तो आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है उस टॉपिक से ही आएगा, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, सारा का सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। तो अगर अभी तक बचे हुए हैं आप लोग, अभी तक आप लोग इस पीडीएफ को नहीं ले तो आप लोग भी ले सकते हैं। अब कैसे लेना है इसको, तो इसके लिए आपको केवल और केवल 30 रुपए पे करना है। 30 रुपए में ही आपको ये पीडीएफ मिल रहा है। इसको पे किस नंबर पे करना है, तो ये जो नंबर दिख रहा है 7903820891, इस नंबर पे आप लोगों को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से 30 रुपए पहले पे कर देना है। और जैसे आप पे करते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोगों को इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है 7903820891, इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट को भेज देना है। यानी किसी नंबर पे करना है 30 रुपए, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट ले करके इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे भेज देना। भेजने के बाद आपको बस एक मैसेज कर देना म्यूजिक, जिससे कि ये पता चल जाए आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए। जैसे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे म्यूजिक, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इसको अच्छे से कर लेते हैं तो इसके अच्छे करने के बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी से आपको एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देखने को आपको मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे बचे हुए हैं अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इसको ले सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्रुपद और ख्याल में क्या अंतर है? तो ध्रुपद क्या होता है और ख्याल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है? तो ध्रुपद जो है ये भारतीय संगीत का सबसे प्राचीन गायन है और इसमें गंभीरता होता है ध्रुपद में। और ख्याल क्या है, तो ये लय और भाव का प्रधान गायन है। ये लय और भाव का जो प्रधान गायन होता है वो ख्याल को ही कहते हैं। इसमें कल्पना और सजावट की अधिकता होती है। ये जो ध्रुपद है ये इसमें गंभीरता होती है, लेकिन ये जो ख्याल है इसमें सजावट, कल्पना की सजावट जो होती है वो अधिक होती है। सिंपल सा था कि ध्रुपद जो है और ख्याल जो है दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो याद रखिएगा, एक लाइन में आपको याद रखना है कि यह भारतीय संगीत का सबसे प्राचीन गायन है ध्रुपद, और इसमें क्या होती है तो गंभीरता होती है। और ख्याल क्या है, तो ये लय और भाव का प्रधान गायन है। इसमें कल्पना और सजावट की जो अधिकता होती है, यानी कि ऑप्शन में इसका ये इस तरह से याद रखिएगा, इसका ऑप्शन यानी कि पार्ट 2 इस तरह से आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में सिर्फ ये भी इस तरह से पूछा जा सकता है कि ख्याल क्या होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ध्रुपद क्या हो सकता है, ये आपसे दोनों एक साथ में नहीं पूछ ले, अलग अलग पूछ ले। ख्याल क्या होता है आपको बताना है, ख्याल क्या किसे कहते हैं, जो कि 2 नंबर में लघुत्तरीय में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको इसको अलग अलग पार्ट में भी आप लोग याद रखिएगा, मतलब दोनों याद तो रखना है लेकिन इस तरह से याद रखना है कि आप चाहें तो अलग अलग कभी इसको बना करके लिख सके। और अलग अलग लिखने में क्या होगा, आपको 3 लाइन लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे 2 नंबर में पूछा जाए तो आपको इतना तो नहीं लिखना पड़ेगा, इसमें और भी और कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे उसको ऐड करेंगे, जैसे अगर आपसे पूछ ले ख्याल क्या होता है, तो याद रखिएगा कि ख्याल जो है लय और भाव का एक प्रधान गायक होता है। ये आधुनिक समय का ख्याल है
है और इसमें कल्पना और सजावट जो होती है वो अधिक होती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, समझ गए ना। इस तरह से आप अलग से भी इसको याद रखना है, इन्हें कि आपको डिफरेंट एक साथ ही रट लेना है जैसे हम अभी बता रहे हैं वैसे ही आपको अपने मन से आपको बना करके एग्जाम में उत्तर को लिखना है। ऐसा नहीं कि जो हम अभी वर्ड टू वर्ड बताएंगे उसी को लिख देना है। अगला क्वेश्चन है संगीत के प्रमुख ग्रंथों के नाम लिखिए। संगीत के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं वो आपको बताना है, तो 2-3 का बस आपको नाम याद रखना है। जैसे कि नाट्यशास्त्र जिसके लेखक है भरत मुनि, और ये 3 फिक्स है कि तीनों ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाएगा। अगर ये 3 पॉइंट अगर अभी आप याद रखेंगे ना तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। 5 नंबर भी हो सकता है अगर लघुत्तरीय में पूछ ले तो, नहीं तो आपके 3 नंबर तो पक्के ही हो जाएंगे। कैसे तो अभी बताते हैं। जैसे कि याद रखना है नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि, संगीत रत्नाकर के लेखक शारंगदेव, संगीत पारिजात के लेखक अहोबल। ये फिक्स है कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाएगा। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा शारंगदेव, नाट्यशास्त्र के लेखक तो भरत मुनि और संगीत पारिजात के लेखक तो पंडित अहोबल। अगला क्वेश्चन है त्रिताल का वर्णन कीजिए। अब त्रिताल के बारे में आपको बताना है। तो त्रिताल में 16 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग होते हैं और इसका सम जो है वो 1 होता है जिसमें कि धा होता है, खाली इसकी 9वीं मात्रा पर होती है और इसका जो बोल है वो है धा धी धी धा ता धी धी धा ता। ये जो है इसके बोल होते हैं त्रिताल के, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसमें आपसे मात्रा पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी और खाली भी पूछ सकता है, समझ गए ना, तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा ठाठ क्या होता है। तो ठाठ जो है भारतीय संगीत में स्वर व्यवस्था का एक ढांचा होता है। यह रागों को वर्गीकृत यानी कि बांटने के बांटने के करने का आधार है। और उदाहरण के लिए बिलावल, खमाज, ये सब क्या है, तो ठाठ है। समझ गए ना, सिंपल सा था कि ठाठ क्या होता है। तो ठाठ जो है भारतीय संगीत में स्वर व्यवस्था का एक ढांचा होता है। क्या होता है, तो ठाठ जो है भारतीय संगीत में स्वर व्यवस्था का एक ढांचा होता है। यह रागों को वर्गीकृत यानी कि बांटने के आधार है, जिसमें कि उदाहरण के लिए आप याद रखिएगा बिलावल, खमाज और भैरवी, ये सब ठाठ के नाम। समझ गए। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा।